Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the another success story session in which we have Ms. Niharika Tripathi, who has been recently selected as a NABARD Grade A officer in the finance discipline. So welcome, Ms. Niharika. Thank you, sir. Thank you. So we are really very happy that you have joined our platform to discuss your journey of becoming the NABARD Grade A officer in the finance discipline. So guys, all of you who are waiting for the person who has been selected as a finance discipline. So here we have Ms. Niharika. So ma'am, first of all, heartiest congratulations to you on becoming the NABARD Grade A officer. Thank you, sir. Thank you. Appreciate it. Thank you. So guys, today Ms. Niharika is having a very good story of hers, her journey of becoming the NABARD Grade A officer. So let's start this journey with a brief introduction of Ms. Niharika. हेलो एवरीवन, माय नेम इज निहारिका त्रिपाठी और मैं यूपी को बिलोंग करती हूँ एंड मैं मेरी क्वालिफिकेशन है बीकॉम एंड देयर आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड माय सीए एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय सीए डिग्री मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन लिखे थे, उसमें से एक मेरा सिलेक्शन हुआ था इन जनरल इंश्योरेंस पीएसयू कंपनी। तो वहाँ पे मैं अभी करंटली काम कर रही हूँ। जयपुर में पोस्टिंग है मेरी एंड एज एन एएम आई एम वर्किंग there and looking after the accounts work. तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन पे जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा आपसे दैट हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड एज नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर? फीलिंग ऑब्वियसली बहुत खुशी हुई मुझे। आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि आपका रोल नंबर आपको मिलेगा इन द फाइनल लिस्ट, और जब वो फाइनली मटेरियलाइज हुआ कि फाइनली वो रोल नंबर है, और इतने मैं काफी दो ढाई साल से एक्चुअली लगी हुई थी, पेपर लिख रही थी, तो फाइनली लिस्ट में नाम देखकर रोल नंबर देख के आई वाज वेरी हैप्पी। बहुत खुशी थी, पूरे परिवार खुश था कि हाँ चलो फाइनली मेहनत रंग लाई। गुड टू हियर दैट। सीरियसली ऐसे सपने जब साकार होते हैं तो खुशी बेहद हाँ, ज्यादा ही होती है। और यस यस जैसा कि आपने बताया दैट यू आर ऑलरेडी वर्किंग, यस। तो हाउ डिड बेसिकली नाबार्ड हैपन? तो आपने कब डिसाइड किया कि आप नाबार्ड को आपने अपना टारगेट सेट किया? एक्चुअली मुझे जॉब करते हुए काफी टाइम हो गया है, सो मैं एक्चुअली एक बार पॉइंट ऐसा आया कि मुझे लगा कि थोड़े और अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि यहाँ से कुछ बेटर अचीव हो सकता है कि नहीं, बेटर ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं कि नहीं। तो फिर आज मतलब अभी जैसे 2022 कंप्लीट हुआ है, तो 2020 कोविड से जस्ट पहले थोड़े मैंने एग्जाम, फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ पेपर देखते हैं कि कौन से एग्जामिनेशन के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो उसमें फिर जैसे मैंने सेबी के लिए भी अपियर किया था, आरबीआई के लिए भी अपियर किया था, तो ये दो तीन पेपर मैंने फिगर आउट करे कि ठीक है वी कैन राइट दीज पेपर्स। एंड फिर नाबार्ड तो बैक ऑफ माई हमेशा से पता था, नाबार्ड का रिक्रूटमेंट हर साल होता है। सो फिर मैंने नाबार्ड भी डिसाइड किया कि नाबार्ड में फाइनेंस स्ट्रीम निकलती है, सो आई थॉट क्या स्टिक टू माई कोर एंड फाइनेंस से अप्लाई करते हैं। सो आई ऑलवेज न्यू नाबार्ड रिक्रूट करता है, सो आई डिसाइडेड आई राइट नाबार्ड पेपर एज वेल। ओके, दैट्स रियली नाइस। सो जैसा कि आपने बताया दैट यू आर ऑलरेडी अ वर्किंग एस्पिरेंट, तो यस। हमेशा जो हमारे सभी वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं उनके सामने क्वेश्चन रहता है कि कैसे हम अपना टाइम मैनेज करें सो दैट जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकें। ओके, सो यस, टाइम मैनेजमेंट फॉर वर्किंग प्रोफेशन बहुत क्रूशियल रहती है। आई थिंक ये आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको कैसे टाइम निकालना है। सो कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, कुछ लोग नाइट आउल होते हैं। तो जैसे आपको ऑफिस के बाद आपको, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, ऑफिस से लेट हो जाते हैं या ओवर टाइम करते हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि आप स्टिक टू योर ऑफिस आवर्स। मतलब ये नहीं कह रही कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि नॉट टू मीन कि आप ऑफिस में पढ़ो, बट स्टिक टू योर ऑफिस आवर्स। आप ऑफिस के बाद आइए, थोड़ा रेस्ट लीजिए एंड देन यू नो गेट डाउन टू स्टडीज। एंड आई थिंक एज वर्किंग प्रोफेशनल आपको स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए कि भाई मेरे को इतना कम, मतलब आई हैव लिमिटेड आवर्स फॉर प्रिपरेशन, सो आई नीड टू स्ट्रेटेजाइज माय प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट इज अवेलेबल। वो आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने अपने तरीके से फिगर आउट करा। मैं रात में पढ़ती हूँ, मतलब सुबह, क्योंकि मेरा दिन शुरू होता है तो मैं लगी रहती हूँ। आई एम ऑल्सो मैरिड, तो एंड लिविंग, मतलब मैं साथ में, मतलब पूरा जॉइंट फैमिली है, सेटअप है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है एज अ डॉटर इन लॉ, तो वो भी मैंने निभाई है साथ में। आई फिगर्ड आउट कि रात में थोड़ा सा पढ़ने का टाइम रहता है, तो मैंने फिर उस हिसाब से अपने वो बिल्ड किया कि ठीक है, नाउ इज द टाइम टू स्टडी।
Very nice to hear that. And seriously, discipline really helps very Yes, well all the students. And you have also maintained your yes, discipline, and we have seen the result that you are being selected as an NABARD grade officer. yes, So, ma'am, as you have already mentioned that you were preparing for, you were targeting these exams since last 2.5 years. yes. तो हमेशा इस जर्नी के अंदर देयर आर सम ऑब्स्टिकल्स दैट अ पर्सन फेसेस और उन्हें हम्म, ओवरकम करना बहुत जरूरी होता है टू हम्म, अचीव योर फाइनल ड्रीम जॉब. तो हम्म। व्हाट वर दोज ऑब्स्टिकल्स दैट यू फेस्ड एंड आपके सपोर्टिंग पिलर्स कौन थे आपके इस जर्नी के अंदर? ओके, ऑब्स्टिकल्स मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा एक ऑब्स्टिकल था टाइम कॉन्स्ट्रेंट, क्योंकि मेरे को अपने लिए टाइम निकालना पढ़ाई के लिए बहुत मुश्किल था। और जैसे वीकडे में प्री का पेपर वीकडे में हो गया था, देन होली सॉरी दिवाली के बाद मेंस था। सो थोड़ा मुझे लगा कि टाइम टाइम कंस्ट्रेंट, आई वाज स्ट्रगलिंग विद टेकिंग आउट टाइम फॉर प्रिपरेशन, एक मुझे ये लगा। दूसरी थी, ये मुझे लगता था मोटिवेशन, कहीं ना कहीं लगता था कि फ्राइडे नाइट को लगता था कि यार अब थक गए हैं, थकान एकदम रहती थी कि फ्राइडे नाइट है, सैटरडे नाइट है, चलो कल पढ़ लेंगे। सो गेटिंग दैट मोटिवेशन ऑन ट्रैक थोड़ा सा मेरे को एक डिफिकल्टी लगी थी। बाकी ये दो मेजर ऑब्स्टिकल्स मुझे लगे थे। एंड सपोर्ट की बात है, मेरे को पूरी फैमिली से सपोर्ट था। मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, माई पेरेंट्स, दे हैव ऑलवेज बिन सपोर्टिव। तो जितने जितना उनसे बन पड़ा, उन्होंने मेरे को हेल्प करी है। And of course, EduTap, the other platforms that were available with the content, free mocks, and जो study material जो आप लोगों ने provide कराया, that have been the biggest support system to make through this exam. गुड टू हियर दैट वी आल्सो प्लेड सम रोल इन योर सिलेक्शन. Yes. Yes, sir. जैसा आपने कहा अबाउट द मोटिवेशन, तो कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे वर्किंग एस्पिरेंट्स को सो दैट दे कैन आल्सो कीप द सेम एंड अचीव देयर रिजल्ट्स एज वेल? मुझे लगता है एज वर्किंग प्रोफेशनल हम लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि ठीक है यार, चल रहा है, चल रही है, मतलब अच्छे अर्न कर रहे हैं। तो यू हैव टू फिगर आउट कि आप लाइफ लॉन्ग ही कि इसी ऑर्गेनाइजेशन में या इसी इसी प्लेस में आप रहना चाहते हैं, इन वट एवर कैपेसिटी दैट यू आर वर्किंग एज। तो वो चीज आपको खुद से फिगर आउट करनी पड़ेगी कि दिस इज व्हाट आई वांट। और अगर आप उस चीज का आंसर नो होता है, देन यू हैव टू सी के और अपॉर्चुनिटीज है मेरे पास, एंड देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। तो आई थिंक सबसे बड़ी बड़ी टिप यही होगी कि यू नीड टू फिगर आउट योर सेल्फ कि हाँ, ये मेरे को यहाँ से आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा फील होता है। सो दैट्स वन टिप। और मैंने सोचा नहीं कि और क्या टिप हो सकती है। तो ये एक टिप रहेगी कि यू डोंट नीड टू गेट कंप्लीसेंट, यू कैन ऑलवेज स्ट्राइव फॉर बेटर। मुझे ऐसा This is फील होता really going to help our aspirants as well. So है। now यस। let's move on to the preparation part of the exam as all the aspirants are waiting for the same. So let's start with the very first stage of the exam, that is the prelims exam, in which we are having around eight. We have यस। eight sections, and in which five are qualifying and three are basically the mandatory one, which are. So start करते हैं हम अपने पहले फाइव सेक्शन से जो कि क्वालिफाइंग थे. ओके, सो सबसे पहले इंग्लिश मैं शुरू करूंगी। इंग्लिश इज रिलेटिवली इजी फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इंग्लिश के लिए ऐसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। तो इंग्लिश के लिए मैंने एज सच प्रिपेयर नहीं करा था। और सबसे पहले मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मैंने प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स देखे थे कि क्या कट ऑफ रहती है फॉर द क्वालिफाइंग सेक्शन। देन उसके बाद इंग्लिश के लिए आज सच मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी फॉर क्वांट। व्हाट आई डिड वाज, क्योंकि मैं आरबीआई के लिए ऑलरेडी मैंने थोड़ा क्वांट प्रैक्टिस करी थी, तो एट द मैक्स मैंने ना डीआई सॉल्व करी थी, ताकि मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि अगर क्वांट में 5-6 क्वेश्चंस अगर क्लियर हो जाते, सो आई विल मेक थ्रू दी सेक्शनल कट ऑफ इन क्वांट। सो क्वांट एक्चुअली मैंने क्योंकि पहले से प्रैक्टिस करा हुआ था फॉर आरबीआई, सो मैंने डिसाइड करा कि आई विल ओनली सॉल्व डीआई क्वेश्चंस। सो वो इजी था, डीआई से आप 5-6 क्वेश्चन अगर आप निकाल लोगे तो आपका सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। सो क्वांट मैंने इस तरीके से प्रिपेयर करा, और आपको ऑनलाइन बहुत सारे डीआई के मटेरियल मिल जाएंगे फॉर फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे। पूरा बहुत सारे डीआईज अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन।
सो दैट वाज फॉर क्वांट। रीजनिंग में मैंने थोड़े बहुत पजल सॉल्व कर लिए, सिलॉग्स होते हैं, ब्लड रिलेशंस, थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करे थे। आई डिडंट रियली फोकस टू मच ऑन क्यूआरई, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में थे एक्चुअली, मेरा प्रैक्टिस हो रखा था, तो मैंने बस सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के हिसाब से ही तैयारी करी थी। एंड लाइकवाइज कंप्यूटर अवेयरनेस में मैंने एक आध वीडियो देख लिए थे ऑनलाइन यूट्यूब पे। एंड डिसीजन मेकिंग मैंने टू बी ऑनेस्ट बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, बस इस हिसाब से ही मैंने 5 मेरिट सेक्शन के नॉन मेरिट सेक्शन के लिए तैयार करा था। फॉर मेरिट सेक्शन आई स्टार्ट विद जीके। सो जनरल अवेयरनेस में मैंने एक्चुअली क्या करा था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो मैंने उसकी ना पीडीएफ ली मैंने, बट मैंने रियलाइज करा ना कि ये बहुत बल्कि हो जाएगा, क्योंकि जीके में ना केवल 20 क्वेश्चंस इज देयर। सो फॉर 20 क्वेश्चंस आई फेल्ट लाइक द पीडीएफ वुड बी टू बल्की। तो मैंने क्या करा कि एड्यूटैप ना हर एक मंथ में वो 5 वीडियोस लेकर आते हैं 50 क्वेश्चंस ईच के। Yes. यस, तो उससे 250 क्वेश्चंस मेरे एक मंथ में कवर हो जाएंगे। सो आई फिगर्ड आउट कि आई थिंक ये सोच बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो So you मैंने follow the top 50 MCQ session. यस 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 यस, Yes. आप मोस्टली आपके सेशंस रहते थे वो 50 Uh, क्वेश्चंस ईच से। yes, ma'am. यस, तो मैंने वो एक्चुअली फॉलो करे थे। तो 7 सितंबर को पेपर था, तो मैंने जुलाई 2022 और अगस्त 2022 केवल 2 मंथ्स का ही मैंने जीके पढ़ा था, और आई कम्प्लीटली रिलाइड ऑन एड्यूटैप। आपके जो सेशंस थे ना 50, तो टोटल 5 वीडियोस आपने कवर करे थे फॉर ईच मंथ। मैंने वो 500 क्वेश्चंस करे थे, दैट्स इट। टू बी ऑनेस्ट मैंने इससे ज्यादा जीके नहीं करी थी। आई फिगर बिकॉज 20 क्वेश्चंस इसमें फंस जाएंगे, 500 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चंस फंस जाने चाहिए, एंड फंसे भी थे। मतलब आई वॉज एबल टू स्कोर, मैंने 15 अटेम्प्ट करे थे आउट ऑफ 20। तो मेरे हिसाब से वो रीजनेबल था। देन उसके बाद एआरडी में मैंने क्या करा था कि एकता मैम ने लेक्चर्स लेने शुरू करे थे लास्ट 1 मंथ, Yes. तो Yes. मैंने वो फॉलो करा था। मेरे पास पेड कोर्स तो था एड्यूटैप का, आरबीआई प्लस नाबार्ड वाला। तो स्टार्टिंग में जब मेरे पास टाइम था, जब नोटिफिकेशन आया था, तो उस समय क्या था कि मैंने कंटेंट शीट लेके बैठी थी मैं एआरडी के लिए। Hmm. मैं उसको कैचअप नहीं कर पाई, आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द पीडीएफ्स। सो आई फिगर्ड कि ऐसे तो एआरडी कंप्लीट कभी नहीं होगा। एडिटैप ने वो सीरीज निकाली थी, तो दे कवर्ड द इम्पोर्टेंट, आई थिंक 7-8 टॉपिक्स के थे। सो मैंने कम्प्लीटली फिर एडुटैप के जो लेक्चर्स आए थे, वीडियो लेक्चर्स आए थे, मैंने उसको फॉलो करा और मैंने उसके नोट्स बनाए थे। हालांकि लेक्चर्स की पीडीएफ्स वर आल्सो अवेलेबल, बट फॉर माय प्रिपरेशन आई फाउंड इट कन्वीनियंट टू मेक नोट्स फ्रॉम द लेक्चर इटसेल्फ, ताकि मैं उसको इजीली रिवाइज कर सकूं। सो दैट वाज फॉर एआरटी, और मुझे उतना वो सफिशिएंट लगा। हालांकि आई हैड द टाइम कंस्ट्रेंट, तो मे बी जो फुल टाइम प्रिपेयर करें ऑब्वियसली दे कैन स्टडी इन डीपर, क्योंकि मेरा फाइनेंस भी था, तो मुझे पता था कि मुझे नीट में इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प टू डिग डीप, बट फॉर अ जनरल कैंडिडेट ऑब्वियसली इफ ही हैज टाइम, तो उसको एआरडी तो अच्छे से करना है, क्योंकि उसको ऑब्वियसली मेंस में काम आएगा। बट मुझे लगा मेरे लिए द वीडियो लेक्चर्स वुड बी सफिशिएंट इनफ। सर बहुत ट्रिकी है एक्चुअली, मुझे टू बी ऑनेस्ट लगता है बहुत ट्रिकी है। आरबीआई में भी और नाबार्ड में भी इस बार बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आए थे, पता नहीं उनको पसंद है ये ऐसा टॉपिक। मुझे लगता है कि बच्चों की तो कट ऑफ इसी में रोकेंगे हम। तो ईएसआई में एक्चुअली मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड। तो मैंने जो डिड्यूस करा उससे ये मुझे लगा कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है ना इन न्यूज, वो आती हैं मोस्टली मुझे। दैट वाज माय एनालिसिस। जो गवर्नमेंट की न्यूज होती है मैंने उसको प्रिपेयर करा था बस। तो एक्चुअली मेरे पास टू बी ऑनेस्ट टाइम भी इतना नहीं था, तो मैंने फिर उस हिसाब से ईएसआई रिस्ट्रिक्ट करी थी अपनी प्रिपरेशन। मैंने बहुत लास्ट मोमेंट में ईएसआई करे थे, दैट वाज नॉट अ गुड थिंग ऑन माय पार्ट, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैंने फिर गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज ही करा था फॉर ईएसआई। दैट वाज द स्ट्रेटजी फॉर ऑल द 8 सेक्शंस। In the nutshell, I can conclude that you have always basically chosen the smart approach. Whatever the resources are, you use them very Yes, efficiently, yes, and we can see the result. yes, I tried. Absolutely. Yes. मेरे पास एक्चुअली सबसे बड़ा मैं बता रहा हूँ स्ट्रगल मेरे लिए Mm. टाइम कॉन्स्ट्रेंट बहुत था, क्योंकि मैं रात के 10 बजे पढ़ने बैठती थी। मैं कोशिश 2 घंटे मुझे मिलते थे। अब उसमें ना
मेरे को अब मैं मेंस की पढ़ाई भी नहीं शुरू कर पाई थी, मुझे लगा कि चलो मैं मेंस पढ़ लेती हूँ, इस बीच टाइम रहता है, लेकिन वो नहीं पॉसिबल हो पाया। तो फिर मैं मतलब ARD या ESI, फिर वही मैं उम, उसी को कंप्लीट कर लेती, मेरे लिए एक बहुत अचीवमेंट थी। सो आई हैड टू अडॉप्ट दैट अप्रोच, द स्मार्टर वे। Yes. So when we always talk about the merit-based sections na, that we have in the phase one, that is general awareness, ESI, and ARD. So in all these three sections, हम हमेशा देखते हैं that there are a lot of facts and figures that we are required to retain. जो कि स्टूडेंट्स भी काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं सभी को रिटेन करने में, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स रहते हैं. सो आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? जैसे अब फैक्ट्स एंड फिगर्स, आई थिंक बेस्ट रहेगा कि आप नोट्स बना लीजिए। आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट वे, कि नोट्स बना सकते हैं फॉर ईच टॉपिक, एंड देन यू कैन रिवाइज इट। आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी, आई फील। और ओके. कई बार याद नहीं होता, बट ऑब्वियसली यू मेक नोट्स एंड रिवाइज इट, तो वो अल्टीमेटली हर बार यही लगता है कि यार याद नहीं हुआ है। वो हमेशा ही लगेगा कि यार याद नहीं हो पाया, याद नहीं हो रहा, बट आप जब क्वेश्चन आप देखते हैं ना सामने स्क्रीन पे, तो वो क्लिक कर जाता है मोस्टली। सो मेक नोट्स एंड जस्ट रिवाइज फॉर द Basically, it फैक्ट। remains on the back end of your brain. So हाँ whenever you हाँ see the question, you just हाँ basically see that yes, हाँ, that's the ये answer. आंसर है, यस यस। So guys, you can also focus on this part, that you can make your notes, and these notes are really going to help you when you will be appearing in your exams. यस यस यस। So मैम, अगर हम बात करते हैं about mocks, so mocks always plays a very important role. So whether you appeared in any kind of mocks for the phase one? फेज वन के लिए शायद मैंने 1 या 2 मॉक्स लगाए थे, उससे ज्यादा मैंने मॉक्स नहीं लगाए थे, क्योंकि मुझे ये लगा कि मुझे लगा टाइम बहुत होगा। जो मैंने फिगर आउट 1-2 मार्क लगा के मैंने ये फिगर आउट कर लिया कि टाइम वुड नॉट बी द कॉन्स्ट्रेंट, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी थैंकफुली। सो मुझे ये पता था कि मुझे नॉन मेरिट सेक्शन पहले करना है, और उसमें इतने क्वेश्चंस मैंने करे थे जितने कि मैं सेक्शन कट ऑफ क्लियर कर दूं। उसके बाद Exactly. आखिरी। I हाँ was coming to this. That was my हाँ, next question. Yes, ओके। that in this exam, as we don't have the sectional timing, so students के सामने ना एक काफी common question रहता है नाबार्ड के लिए, कि हम कैसे manage करें अपना time in the exam, क्योंकि you have 8 sections, और 8 sections को basically आपको attempt करना है, sectional cut off सबके clear करनी है. So how did you manage to do that? ओके, तो मैंने क्योंकि मार्क्स लगाए थे, तो उससे मैंने ये फिगर आउट करा था कि टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं होगा। सो इन द एक्चुअल एग्जाम व्हाट आई डिड, एंड इन द मॉक्स, थ्रू मॉक्स एंड इन द एक्चुअल एग्जाम, मैंने सबसे पहले नॉन मेरिट सेक्शन वो करा, अटेम्प्ट करा। सो बिकॉज इंग्लिश इजी रहता है, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग मैंने सबसे पहले करा। एंड मैंने ओवर अटेम्प्ट नहीं करा। जैसे इस बार ये सब लोग कह रहे थे कि कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत वो आई थी, डिफिकल्ट आई थी। तो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 20 में से 20 तो लाने नहीं है। सो यू कैन ओनली अटेम्प्ट से 7, 8 और 10 क्वेश्चंस। उससे आप आराम से स्कोर कर लेंगे, मतलब सेक्शन कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैंने उसी तरीके से, मैंने ओवर अटेम्प्ट नहीं करा। इंग्लिश में अगर मुझे जितना आता था मैंने करा, फिर कंप्यूटर अवेयरनेस में मुझे जैसे 10-12 क्वेश्चन मैक्स आते थे, मैंने उतने करे। डिसीजन मेकिंग में लास्ट ईयर कट ऑफ 1 पॉइंट समथिंग गया था, तो मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, 4 या 5, मतलब इतना था कि एक्यूरेसी ठीक हो, बट प्रोवाइडेड योर एक्यूरेसी शुड ऑल्सो बी ऑन पॉइंट। अगर आप बहुत लिमिटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्यूरेसी का भी मैंने ध्यान रखा था। देन इवन फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस और नॉन मेरिट, और फॉर मैथ्स क्वांट, मैंने फिर डीआई मेरी थैंकफुली सॉल्व हो गई थी। आई वाज एबल टू सॉल्व द डीआई। मेरे 5-6 क्वेश्चन उससे क्लियर हो गए थे। एंड लाइकवाइज रीजनिंग, तो रीजनिंग में मैंने कुछ जैसे पजल मैंने स्किप कर दिया। मैंने कहा पजल तो मैं करूंगी नहीं, पहले देखते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले मैंने बाकी क्वेश्चन कर लिए, टाइम, फिर मैंने पजल पे गई नहीं एक्चुअली, मैंने 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे रीजनिंग के। न्यू की ठीक है, हो जाएगा क्लियर। तो यू, और फिर बाद में आराम से मैंने फिर ARD, ES और GK करा। तो ये एक, आई थिंक, ट्रिक है फॉर फ्री, कि आप नॉन मेरिट सेक्शन लिमिटेड अटेम्प्ट करिए। आपको ये आइडिया होना चाहिए कट ऑफ मे बी शायद प्रीवियस से थोड़ा सा और ज्यादा जाएगा, और पेपर टफ है तो पेपर सबके लिए टफ जाएगा। तो जैसे मैंने ESI में 14 अटेम्प्ट करे थे, बेस्ट अटेम्प्ट है, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, अगर एक्यूरेसी ठीक होगी तो हो जाएगा। डोंट ओवर अटेम्प्ट इन नॉन मेरिट सेक्शन, और अपन उसको जितनी जल्दी हो सके वो करिएगा। आप लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो यू विल बी लिमिटेड एम्पल टाइम फॉर ARD, ESI एंड GK।
Exactly. So, in the nutshell, we can conclude कि you are really required to go with your strengths. जो आपकी strengths है, हाँ, उन पे खेलना जरूरी है and अपनी weakness को भी आपको basically पता लगाना होगा before exam और so that आप उसको भी timely अपने strengths पे convert कर सकें. Just like you yes, that yes. आपने puzzles, you didn't touch the puzzles at all when नहीं you were नहीं in the exam. यस Yes. यस मुझे Yeah. पता था वो मेरा टाइम खा जाएगा इफ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व then it is going to consume my time so I did not मैंने नहीं अटेम्प्ट किया Exactly. So, guys, you can also basically adopt this kind of approach where you are just going by your strengths that you have, and that is how you are really going to make it out in the exam. So now I really believe that आप सभी की सभी queries about the phase one वो बिल्कुल clear हो गई होंगी. मैम ने बहुत ही अच्छे से हर एक चीज को explain किया है. And now let's move on to the phase two of the exam. And in the phase two, as ma'am has basically cleared it in the finance discipline, so there were basically two sections, that is general English and the finance. yes So, ma'am, first of all, let's start with the English. So, what exactly was your strategy for the English? As we all know, कि uh, English के अंदर there are three questions. So, उसके अंदर सभी questions के लिए time distribute करना. So, how did you manage that? मैंने अलग से मेंस की इंग्लिश के लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं करी थी आई डिड नॉट इवन टाइपिंग स्किल्स भी मैंने एक्चुअली नहीं करा था क्योंकि आई एम इन द हैबिट ऑफ टाइपिंग सो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी कंटेंट वाइज आई वुड से कि मैंने कुछ दूसरे जैसे मे बी मेरे पास नाबार्ड का भी ये एडुटैप का है एंड देयर इज लॉट ऑफ फॉर्डर मटेरियल फॉर इंग्लिश अवेलेबल ऑन एडुटैप्स प्लेटफॉर्म मैंने उसको रेफर करा एंड आई आल्सो एनरोल फॉर अनदर प्लेटफॉर्म के कोर्स के लिए सो उनके पास भी इंग्लिश का कंटेंट था तो मैंने सबसे पहले उनके जो एसेज के कुछ मटेरियल थे तो मैंने उसको रीड करे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे तो मैंने उसको रीड करा था प्रेसी के लिए मैंने इस बार प्रेसी के लिए मुझे ऐसा लगता है मेरी इंग्लिश के प्रेसी में मेरी कमजोरी है मेरी सो व्हाट आई डिड वाज मैंने मॉडल्स प्रेसी पैसेज मैंने पढ़े टू अंडरस्टैंड हाउ इट प्रेसी इज सपोज टू बी ड्राफ्टेड एंड वो चीज मुझे लगता है बहुत हेल्प करी थी क्योंकि जब मैंने एक्चुअल इंग्लिश का पेपर लिखा था तो मुझे ऐसा लगा पढ़ करके कि मैंने प्रेसी ठीक ठाक लिखी है तो आई फील कि प्रेसी के लिए मुझे लगता है प्रेसी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अटेम्प्ट करना एटलीस्ट फॉर मी सो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको इंग्लिश का मटेरियल अवेलेबल रहेगा सो प्रेसी नॉर्मली मुझे तो लगता है कि आप मॉडल प्रेसिस जो होते हैं ना उसको एक बार रीड करिए दैट विल हेल्प यू विद योर ड्राफ्टिंग स्किल्स लाइकवाइज इंग्लिश ऐसे का तो मॉडल वो बहुत सारे ऐसेज अवेलेबल थे तो मैंने वो रीड करे थे बस एंड लेटर था लेटर का बस मैंने फॉर्मेट देख लिया था कि फॉर्मेट कैसा होता है दो तीन फॉर्मल लेटर्स मैंने रीड करे थे एंड आई फील इंग्लिश में 90 मिनट्स इज अ वेरी सफिशिएंट टाइम 90 मिनट बहुत होता है डेढ़ घंटे इज लाइक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर 3 क्वेश्चंस इन इंग्लिश तो उसको बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज करिएगा क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि ना ग्रामेटिकल एरर्स बहुत हो जाती है स्पेलिंग एरर्स बहुत हो जाती है तो अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है सो आप ट्राई करिए कि टाइपिंग करें टेक्स्ट वो नोट पैड पे या किसी पे भी ऑनलाइन so that is going to help you with your English trust me 90 minutes I feel for English is a very decent time क्योंकि ज्यादातर जैसे सेबी है उसमें ना 60 मिनट्स मिलता है एंड उसमें ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे लगता है इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं तो इंग्लिश मुझे लगता है नाबार्ड में कुड बी स्कोरिंग सब्जेक्ट यू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स Well, how did you ensure that there are no grammatical errors? How did you practice for that? मैंने एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं करी थी टाइपिंग की बट ऑल्सो हाँ मैं क्या करती हूँ इंग्लिश के लिए मैं नोटपैड खोलती हूँ अपने सिस्टम पे एंड जो स्पेलिंग्स होती है ना वो मैं टाइप करती हूँ बिकॉज लिखने में तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है लिखने में तो मेरी स्पेलिंग सही जाएगी बट व्हेन आई एम टाइपिंग आई टेंड टू टाइप इट इनकरेक्टली ऐसा हो जाता है सो मैंने एक नोटपैड बनाया था मैंने उस पे जो भी मैं सपोज मैं कोई कंटेंट रीड कर रही हूँ ऐसे का प्रेसी का तो मैंने क्या करा था और इवन फॉर माय डिस्क्रिप्टिव इन फाइनेंस व्हाट आई डिड वाज देयर वर एनी वर्ड कोई भी सिंपल वर्ड है इनिशिएटिव साइमल्टेनियसली कोई भी वर्ड हुआ तो मैं उसको टाइप करती रहती सो दैट
मेरे को पता रहे कि ये मतलब जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो इंग्लिश के लिए I think ये मैंने एक प्रैक्टिस करी थी कि मैं वर्ड्स को टाइप करती थी। That एंड इन is, no, ma'am, please continue. इन द एक्चुअल पेपर मैंने सबसे पहले लेटर से शुरू करा था। लेटर मैंने हार्डली 10 मिनट्स 15 मिनट्स में खत्म कर लिया था। एंड बिकॉज आई एम यूज टू राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, आई चोज अ फॉर्मल टॉपिक। एंड उसके बाद मैंने फिर प्रेसी करा था। एंड जब आखिरी में ऐसे इज लाइक फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स। ऐसे में यू डोंट हैव टू बी लाइक कि बहुत स्ट्रक्चर्ड लिखना है, बस हाँ यू हैव टू मेंटेन कि भाई मैं वो फॉर्मेट जो होता है ना, इंट्रो, थीम, बॉडी और कंक्लूजन, यू हैव टू फॉलो दैट। बट ऐसे में आप थोड़ा फ्री फ्लो होके लिख सकते हो ऑन द टॉपिक। तो आखिरी में मैंने ऐसे अटेम्प्ट करा था। एंड देन आई वाज लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रूफ रीड। तो फिर मैंने प्रूफ रीडिंग की। मैंने फिर उसमें पता चला कि कितनी गलतियां हो रखी थी। तो फिर मैंने उसको ठीक किया। और बट इन इन पेपर एक्चुअली यू हैव टू मेक श्योर कि आप पहले बार में ही सही करो, क्योंकि उसको आप एडिट करने जाओगे ना तो आप एडिट करते रह जाओगे, बिकॉज उसका फॉर्मेट, द इंटरफेस इज रियली बैड। Exactly, तो the interface is also a challenge in itself. So ये भी आप काफी important चीज है कि yes, कैसे इसको ओवरकम किया जाए इन द हाँ एग्जाम. हाँ। तो ट्राई की, क्योंकि 90 मिनट्स बहुत टाइम है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा आराम से भी लिख सकते हो ताकि वो पहली बार में यू राइट एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एडिटिंग का आपको कोई दिक्कत ही ना हो। यू कैन अडॉप्ट दैट अप्रोच ऑल्सो कि मेरे पास 90 मिनट है, सो आई हैव लॉट ऑफ टाइम, सो मैं आराम से 10 मिनट लेटर की जगह 15-20 मिनट ले लो लेटर के लिए। लाइकवाइज 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा ले लो प्रेसी एंड ऐसे के लिए। बट अच्छे से, मतलब उसको एक बार में ही सही स्पेलिंग, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, वैसे आप कर सकते हैं। मैंने दूसरा अप्रोच लिया था, मैंने थोड़ा सा जल्दी करा था। देन आई मैंने जैसे मैंने प्रेसी कर लिया, तो मैंने फिर प्रेसी को प्रूफ रीड करा बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज व्हाट आई यूज्ड। So exactly, you made a very efficient use of time because आपने काफी जल्दी इसको किया and then you also had a time to proofread that. And that हाँ। is how a very important thing that we got to know, that you can also find out the errors before submitting the question हाँ। itself. So that is a और very important thing. और इंग्लिश में मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी, इंग्लिश में ये चीज भी करिएगा कि आप सेव एंड नेक्स्ट जरूर करें। बिकॉज मैंने, क्योंकि बहुत सारे पेपर अब दे चुकी हूँ मैं, Hmm. तो इससे पहले मैंने एक पेपर दिया था। उस पेपर में इंग्लिश में पता है क्या हुआ था? लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट नहीं करा था। व्हाट दे डिड, दे रोट एन एंटायर लेटर। उन्होंने थर्ड क्वेश्चन पे गए, वहां पे टैब रहता है 1 2 3 क्वेश्चन का, बिना सेव एंड नेक्स्ट के दे वेंट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब वो वापस आए, सो दे सॉ कि उनका पूरा लेटर इज गॉन। तो इसकी वजह से दैट पेपर हैड टू बी रिकंडक्टेड। इंग्लिश का पेपर वापस हुआ था। तब पता चला था कि अच्छा, आईबीपीएस के इंटरफेस में ऐसा होता है कि आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे इंग्लिश में, सो इट विल नॉट बी सेव। तो सेव एंड नेक्स्ट जरूर करिएगा प्लीज। So guys, make sure that you are Yes, also adopting this kind of point because this is really very important to be noted yes. down. क्योंकि हो चुका So, है, हो चुका है ये। मैंने so दोबारा फिर का पेपर दिया था, मतलब एवरीवन okay, हैड टू डू। यस। yes. So apart from that, did you meet any prospective list of essays for the English part? नहीं, मैंने बस फॉर्डर मटेरियल रीड किया था। आई डिड नॉट जॉट डाउन एनी लिस्ट ऑफ एसेज। बट मुझे लगा कि थोड़ा कोई अगर सोशल इशू टाइप का आएगा तो वो अटेम्प्ट करेंगे, मन में सोच के गई थी। एंड उसके ही रिगार्ड में मैंने क्या किया था, जैसे कुछ इंडेक्स वगैरह होते हैं ना, तो मैंने उसको थोड़ा बहुत देख लिया था कि इंडिया की रैंक क्या है। जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, या जेंडर गैप इंडेक्स में क्या क्या रैंक है इंडिया की, ताकि अगर कोई ऐसा सिमिलर टॉपिक आया एंड आई डिसाइड टू राइट, सो मैं थोड़ा उसको और सब्सटैंशिएट कर पाऊँ यूजिंग दोज डेटा। बस Yes, इतना ही। you can always complement your answers with such kind of facts and यस, figures, यस, extra data. Yeah. यस। So guys, I really believe that general English के ऊपर आपके सभी doubts clear हो गए हैं. And now let's move on to the next section, that is finance, जिसका आप सभी wait कर रहे हैं. So ma'am, please tell the students about the finance. ओके, सो एक्चुअली फाइनेंस के ना थोड़ा सा मेंस का स्टडी मटेरियल मोस्टली प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं होता है। तो वो एक हो सकता है कॉन्स्ट्रेंट हो फॉर मेनी पीपल। मेरे पास एक्चुअली, क्योंकि मैंने एड्यूटैब के प्रीवियस मटेरियल भी एनरोल कर रखा था, और इसके मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे थे। सो देयर वर सर्टेन टॉपिक्स ऑफ नाबार्ड दैट वर ओवरलैपिंग विद आरबीआई एंड सेबीज टॉपिक। तो मेरे पास एडुटैब के नोट्स ऑलरेडी थे, तो मैंने वो गो थ्रू करे थे। एंड उसके अलावा मैंने दूसरे एक प्लेटफॉर्म का
स्टडी मटेरियल फॉर फाइनेंस के लिए एनरोल करा था। तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स जो प्रीवियस पेपर्स के लिए बनाए थे वो, एंड दी अदर प्लेटफॉर्म्स के जो वो थे स्टडी मटेरियल, मैंने उससे प्रिपरेशन करी थी। सो फाइन फाइनेंस में एक्चुअली देयर इज डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एज वेल। तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक्चुअली मैं मेरे पास क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो हम लोग ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट है हमारा उसके स्टडी मटेरियल रेफर करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स मैंने अपने जो इंस्टीट्यूट है आईसीआई उसके स्टडी मटेरियल से मैंने न्यूमेरिकल्स कवर करे थे। ओके। एंड सो मैम, आप स्टूडेंट्स को, हमारे एस्पिरेंट्स को कुछ बता सकते हैं सम गुड टॉपिक्स दैट आर रियली मस्ट टू टॉपिक्स important फॉर द फाइनेंस डिसिप्लिन ऑफ NABARD grade एग्जाम? ओके, सो फॉर नाबार्ड आई थिंक सबसे पहले फॉर एज फार एज द टॉपिक्स इज कंसर्न, आई थिंक सबसे पहले तो आप सिलेबस नाबार्ड अपलोड करता है फॉर ईच स्ट्रीम, तो उसका एक प्रिंट आउट डेफिनेटली लीजिएगा, ठीक है। बट वो सिलेबस थोड़ा सा वास्ट हो सकता है, सो यू नीड टू कट डाउन एंड सीखिए इस पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। मुझे ऐसा लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो एक तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर एक फाइनेंस सिलेबस में एक बहुत एवरग्रीन टॉपिक कह सकती हूँ मैं होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। एंड न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड को न्यूमेरिकल्स बहुत पसंद है, सो दे उन्होंने लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन, जो मैंने लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखा था, एकदम पैटर्न इस बार भी सिमिलर था। सो देयर वर लॉट ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो न्यूमेरिकल्स आप डेफिनेटली अच्छे से कवर करिएगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म मतलब न्यूमेरिकल्स आपको एक्चुअली मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, क्योंकि सिमिलर पेपर जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन से भी, नॉट स्पेसिफिकली आरबीआई बट जैसे पीएफ आरडीए वगैरह भी वो निकाल सिमिलर वो रहता है टॉपिक। तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इफ यू नॉट कंफर्टेबल विद से फॉर एग्जांपल आईसीआई जो है उसके स्टडी मटेरियल्स, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब एक आध मैंने देखे हैं कि फंस जाते हैं उससे न्यूमेरिकल्स। सो यू कैन रेफर टू वट एवर न्यूमेरिकल्स स्टडी मटेरियल यू वांट टू, अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑनलाइन मिल जाएंगे। So basically, the students are required to have a whole syllabus in front of them, and they Yes. can just identify and find out the numericals related to those particular topics हाँ which are हाँ mentioned हाँ। in the syllabus. और न्यूमेरिकल्स बहुत इक्का दुक्का ही होते हैं, कॉस्टिंग के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स होंगे या अकाउंटिंग रेशियोज के, दैट्स इट। न्यूमेरिकल्स ये एक दो ही टॉपिक है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, अदरवाइज सारा मोस्टली डिस्क्रिप्टिव, मतलब डिस्क्रिप्टिव नहीं, थ्योरेटिकल है। But here is one more important point, guys, that you are really required to follow, that you always see the previous year questions. क्योंकि हम्म, जैसा as mentioned by ma'am here, that those particular questions या फिर उसी बेस के questions एग्जाम में हाँ। पूछे जा सकते हैं, and that's why ये काफी important है, and it is really going to help you in your journey of becoming the NABARD grade A officer, that you always see those previous year questions as well as the analysis part. Now, ma'am, let's move on to the third stage of the exam, that is the interview. So, how did you prepare for the interview? What exactly were the kind of questions that you faced in the interview? ओके, फॉर प्रिपरेशन मैंने मॉक्स के लिए एनरोल करा था। मैंने 4 मॉक्स दिए थे फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो उससे एक तो आइडिया लग गया था कि कैसे बात करनी है, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। एंड उसके अलावा फॉर द स्टडी पार्ट मैंने एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े थे, एंड जो फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ थी मैंने वो कवर करे थे। एंड उसके अलावा जो बहुत जनरल टॉपिक होते हैं अपने फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो थोड़ा मैंने इनकम टैक्स वगैरह भी पढ़ा था, क्योंकि हो सकता है पूछ सकते हैं। तो थोड़े बहुत अपने फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े थे, करंट अफेयर्स पढ़े थे, एंड एनुअल रिपोर्ट नाबार्ड की मैंने अच्छे से पढ़ी थी। तो ये 3 चीजें मैंने प्रिपरेशन के लिए करा था। एंड एज फार एज माई एक्चुअल इंटरव्यूज कंसर्न, मेरे तो इंटरव्यू बहुत लेट आया था। सो 4th ऑफ जैन से इंटरव्यू शुरू थे, एंड मेरा मेरा जो इंटरव्यू था वो 2nd फेब को था। तो Okay. हाँ, तो बहुत गैप था। तो मुझे लगा मेरा इंटरव्यू, एक तो मेरे लंच आवर्स में इंटरव्यू थे, 1 से 2 के बीच में था। तो मुझे लगा मेरा इंटरव्यू मतलब क्वेश्चंस कम पूछे थे, मुझे ऐसा लगा आई थिंक कुछ 8 9 या 10 क्वेश्चन पूछे होंगे ज्यादा से ज्यादा।
और जब मैं निकली तो वो जो वहाँ पे जो थे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्होंने बोला आपका जल्दी ओवर हो गया। तो मुझे लगा कि इज इट अ गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग, आई वाज नॉट एबल टू फिगर आउट। तो मेरे क्वेश्चंस रिलेटिवली कम पूछे थे। क्या क्वेश्चंस पूछे थे ये मतलब शेयर करना है क्या अभी या? You can just tell the students about what kind of questions they basically ask. सी फॉर फाइनेंस वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी फील्ड रिलेटेड ही पूछेंगे। सो इफ यू आर फाइनेंस पर्सन दे विल आस्क यू द फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पूछेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे सबसे उन्होंने कि ऑडिटर्स ओपिनियन क्या था नाबार्ड की बैलेंस शीट पे, वो सबसे पूछा था। दे विल आस्क अबाउट अकाउंटिंग रेशियोज, आइडल रेशियोज, इस तरीके से वो ज्यादातर पूछते हैं, मोस्टली टेक्निकल रिलेटेड टू योर फील्ड। अब आईटी है तो आईटी रिलेटेड होगा, likewise for other Okay. students. Yes. Yes. So, when I talk about the interview part, so as per you, what kind of people the NABARD is looking out for? So I think NABARD, I think they're looking for maybe young, dynamic individuals. जो they're willing to work for the organization, for the development. उनको contribute. They're looking for individuals who can contribute to the organization, and I think ये होगा। And I, I think probably young individuals जो contribute करेंगे to NABARD, to the country, and जो आगे लॉन्ग टर्म एसोसिएट हो विद नाबार्ड। मुझे ऐसा लगता Okay. है कि एक दे ट्रीट देयर ऑर्गेनाइजेशन एज बहुत पर्सनली एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट। Okay, that's really nice. So, when I talk about the mock interview, did you also appeared in EduTap as well for the mocks? यस यस आई डिड अपीयर फॉर द इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू नाबार्ड। मेरा पहला मॉक इनफैक्ट एडुटैप के साथ ही था। Okay, so how was the panel and how did it help you in your actual interview as well? पैनल बहुत ही कॉर्डियल था, उनका फीडबैक बहुत वैल्यूबल था। उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स मुझे बताए कि सबसे पहले तो मतलब इंट्रोडक्शन कैसे देना है, आप क्यों अपनी करंट जॉब छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने लिटरली मेरे लिए एक मॉडल आंसर फ्रेम करा कि आप ऐसे ऐसे बोलिएगा, बताइएगा। एंड बहुत नॉलेजेबल थे एक्चुअली दोनों फैकल्टी मेंबर्स। तो उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि यू नीड टू वर्क ऑन योर दीज वीकनेसेस। Overall, the feedback was very valuable from the team of EduTap. Okay. And ma'am, apart from that, as this is really very good to hear that yes, the feedback really helped you in clearing your interview as well. Okay. So when I talk about the interview, so always aspirants have one very common question that how to say no in the interview. See, always how much basically you have prepared for the interviews, but at least always at once there is a time that you don't know the answer. So what exactly a person should do in that situation? आई थिंक द बेस्ट स्ट्रैटेजी हियर वुड बी कि आप सिंपली बोल दीजिए कि सर मेरे को आई हैव नॉट रेड अबाउट दिस टॉपिक। आप पोलाइटली उनको मना कर देंगे तो दैट वुड बी ओके। हालांकि कोशिश करिए कि ये बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए हो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस के लिए होगा ऑब्वियसली दैट विल नॉट गिव अ पॉजिटिव फीडबैक टू देम। तो और ये बहुत नेचुरल है कि यू कैन नॉट नो एवरीथिंग। सो अगर जहाँ पे आप बिल्कुल भी है, जैसे आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपने टॉपिक के बारे में सुना नहीं, तो आप सिंपली कह दीजिएगा सर आई हैव नॉट हर्ड अबाउट द टॉपिक और आई हैव नॉट वेल रेड अबाउट दिस टॉपिक। दैट वुड बी ओके, दे विल बी ओके विद इट एंड दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बिल्कुल नहीं पता, जो इसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, सो यू कैन बिगिन विद सेइंग कि सर आई एम नॉट वेल रेड अबाउट द टॉपिक बट फ्रॉम व्हाट आई नो। आप आगे फिर कंटिन्यू करें। इस तरीके से यू कैन हैंडल द क्वेश्चंस व्हिच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। So, my dear aspirants, you can note down this point as this can really help you in your interview as well when you will be appearing in interview of the NABARD grade A exam next year. So, ma'am, one final question to you that how did EduTap help you in becoming the NABARD grade A officer? ओके मैं एक्चुअली नाबार्ड की काफी टाइम सॉरी सॉरी एडुटैप के एक्चुअली बहुत टाइम से पेड स्टूडेंट रही हूँ मैं। सेबी का जब 2020 का नोटिफिकेशन आया था, मैंने तब से एडुटैप का मटेरियल परचेज करा है। एंड बिकॉज थैंकफुली द टॉपिक्स आर सो ओवरलैपिंग, तो कहीं ना कहीं आप एक अगर आप पेड कोर्स के लिए कहीं ना कहीं enroll होते हैं ना, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। सो मैंने अपनी ये पेड कोर्स की जर्नी एड्यूटैप से स्टार्ट करी थी, और कई सारे जो टॉपिक्स थे मैंने एड्यूटैप के स्टडी मटेरियल को ही बेस बना करके मैंने अपने नाबार्ड मेंस के लिए प्रिपेयर करा था। और
मॉक इंटरव्यू, ऑल इंडिया जो एडुटैप पेपर करवाता है, दैट इज वेरी हेल्पफुल। आपको पता चलता है कि एट एन ऑल इंडिया लेवल वेयर यू स्टैंड। तो द ऑल इंडिया लेवल जो एग्जामिनेशन एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, दैट इज Yes, वेरी all हेल्पफुल। India mock test. यस यस यस। Yeah. देन आई थिंक एआरडी सेक्शन के लिए बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि मैंने एआरडी कंप्लीटली एडुटैप पे रिलाई करा था। सो ईएसआई ऑल्सो, जो स्कीम्स टैब का आपका एक वो आता है मंथली Yes, ma'am. पीडीएफ, यस मैंने वो भी गो थ्रू करा है। वो मेरे लिए एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिला पढ़ने का, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जो स्कीम्स एंड न्यूज थे मैंने उससे कवर करा था। Was सो it really helpful for the exam? यस यस यस, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है एक्चुअली, जो स्कीम्स टैब है ना, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, सारे डेटा डेटा रहते हैं हर एक स्कीम्स का। सो स्कीम्स टैब अच्छी है एक्चुअली एडुटैप की, तो उससे हेल्प मिली मुझे फॉर ईएसआई। और नाबार्ड का नोटिफिकेशन निकलने से पहले रितिका मैम ने इतने वीडियो सेशंस डाले थे कि कब नोटिफिकेशन आ रहा है, लास्ट ईयर के कट ऑफ्स उन्होंने एनालाइज करा, कैसे पढ़ना है, अब भी नोटिफिकेशन निकलने से पहले क्या पढ़ना है। सो शी वाज रेडी एंड उन्होंने सारी जितनी इंफॉर्मेशन शी कुड प्रोवाइड उन्होंने वो दी। सो ओवरऑल एडुटैप ने आई थिंक मेरी क्या सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी है। So good to hear that we also played some important role in your selection. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। Yeah, the team will really going to be happy after hearing that. So, ma'am, any last piece of advice to our aspirants? I think a piece of advice, first of all, you have to be focused कि मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में अगर घुसना है, I want to be a government official, a government employee, and I am going to target this particular paper। आपको अपना फोकस एकदम पैक रखना है, आपको अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि चलो आज पढ़ लिया, कल चलो छोड़ देते हैं। ऐसा ऐसा अप्रोच वुड नॉट रीप यू एनी बेनिफिट। तो अपना फोकस बनाए रखिए, डिसिप्लिन रखिए। और आजकल कंटेंट इज बहुत अवेलेबल है। सो आपको ये कभी शिकायत नहीं हो सकती कि यार स्टडी मटेरियल नहीं अवेलेबल है। सो देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट आल्सो अवेलेबल। तो उस चीज को यूटिलाइज करिए। आई वुड आल्सो सजेस्ट कि हो सके तो पेड कोर्स के लिए एनरोल करिएगा, बिकॉज उससे क्या होता है ना कि यू गेट अ डायरेक्शन ऑफ हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट टू प्रिपेयर, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर। अदरवाइज आप सिलेबस लेके बैठेंगे एंड यू आर यूजिंग गूगल एंड राइटिंग डाउन, वो मे बी इट इज अ मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो अनदर एडवाइस वुड बी कि अगर हो सके योर पॉकेट परमिट, देन एक पेड कोर्स जरूर कीजिएगा। इट विल हेल्प, जैसे मेरे को हेल्प करी। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है एडुटैप, लेकिन मैं उसको बार बार रेफर करती हूँ। मैं हमेशा आई ऑलवेज गो बैक टू दैट नोट, इवन फॉर माय इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फोरेक्स वगैरह। आई ऑलवेज गो बैक टू द नोट जो मैंने आज से सेबी के लिए 2 साल पहले बनाए थे। So, try to enroll for one paid course at least. So these are the few advices। बाकी अपनी स्ट्रैटेजी जरा रखिएगा, आपको कब टाइम मिल रहा है पढ़ने का। यू नीड टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। कभी पता है बिल्कुल मैदान में खाली मत नहीं उतरने का। यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपको आइडिया लगेगा कि द बॉडी जो भी कंडक्ट करा रही है एग्जामिनेशन, व्हाट आर दी आस्किंग, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करे थे, एंड इस बार भी पैटर्न सेम आया था। देयर वर लॉट ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज क्वेश्चन इस तरीके से। तो उससे आपको फिगर आउट होगा कि पढ़ना क्या है, बिकॉज टॉपिक बहुत सारे। सो यू नीड टू कट डाउन ऑन दैट थ्रू एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कट ऑफ। वो एक एनालिसिस करिएगा प्रिपरेशन करने से पहले। सो दीज आर द फ्यू So, एडवाइस। so $1,000,000 advices from your end to all the aspirants. And guys, I really believe that these advices and these piece of words are really going to help you in your journey of becoming the NABARD grade officer. So I'm in the end, once again, heartiest congratulations to you on the behalf of whole EduTap team, students fraternity, and all the faculties of EduTap. And thank you for joining our platform for this journey. And I really want to wish you all the best for your future endeavors. थैंक यू So, सर, थैंक यू, अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। so guys, we will be coming up with such kind of success story session for all of you. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.